Hello friends, welcome to Crack Science. I am Rimpi Pandey. Today's our topic is UGC NET previous year question paper जून 2014। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि UGC NET के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए। अगर लास्ट डेट का वेट करते हैं तो मे भी हो सकता है लास्ट टाइम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है फॉर्म फिल करते टाइम। आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। यहाँ पे यूजीसी नेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे सॉल्व करा देंगे क्रैक साइंस चैनल पे। अगर आप लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर के फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं फिल किया है तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के भी फॉर्म फिल कर लीजिए। पेपर पैटर्न कैसे होता है, कैसे आते हैं क्वेश्चन पेपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। उसके तो प्लेलिस्ट भी रेडी हो चुकी है, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके देख लीजिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पेपर सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मेन मोटिव ये होता है कि अच्छा एक चीज़ ये भी है कि यूजीसी नेट में या एनटीए नेट भी एग्जामिनेशन करवा रहा है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो 1-2 मतलब 4-5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल ही जाने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। बायलिंगुअल में सॉल्व करेंगे। पेपर सेट जो है हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल में भी है। डिक्टेट इंग्लिश में करेंगे, बायलिंगुअल में करेंगे, लेकिन आपको पेपर सेट का यहाँ पे शो कर देंगे। अगर आप लोगों को हिंदी को देखने की ज़रूरत है तो वीडियो में ये मेंशन रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द प्रिपरेशन ऑफ पनीर फ्रॉम मिल्क द pH एट व्हिच केसिन प्रिसिपिटेट इज। क्या पूछ रहा है, दूध से पनीर बनने की क्रिया में किस pH पर केसिन अवक्षेप हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। मतलब दूध में पनीर बनने की क्रिया में किस pH पर केसिन अवक्षेप हो जाता है। तो ये जो होता है प्रिसिपिटेट होता है दूध से पनीर बनने में, ये होता है pH 4.6। किस में होता है 4.6 में। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फंक्शनैलिटी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। मतलब फंक्शनैलिटी हिंदी में क्या होगा, विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप होता है। विटामिन डी का सक्रियात्मक रूप क्या होता है, एक्टिव फॉर्म। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है कोलोकैल्सिफेरॉल, हिंदी में भी वही होगा, एर्गोकैल्सिफेरॉल। सी ऑप्शन है डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। फोर्थ है 1,2,5 डी हाइड्रोक्सी कोलोकैल्सिफेरॉल। तो जो फिजियोलॉजिकली भी बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म बोलते हैं या फंक्शनली एक्टिव फॉर्म बोलते हैं, कभी कभी फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म पूछ लेते हैं। तो ये होता है फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन 1,2,5 डी हाइड्रोकोलोकैल्सिफेरॉल। थर्ड क्वेश्चन इज द अप्रोच टू मैनेजमेंट व्हिच इज एफर्ट टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस टाइम एंड एफर्ट। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रहार की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है। क्या क्वेश्चन, प्रबंधन का कौन सा ऐसे उपागम है जो संग्रहागार की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है। क्या है क्वेश्चन, एमपीओ। फर्स्ट ऑप्शन है एमपीओ। बी ऑप्शन है टीक्यूएम। थर्ड इज जीआईटी। फोर्थ इज कंटेंजेंसी अप्रोच। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये होता है जो स्टोरेज स्पेस टाइम इफर्ट्स को कंट्रोल करता है, वो करता है जीआईटी, जस्ट इन टाइम। उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। टीक्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एमपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनेजरियल बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है।
कंटिजेंसी अप्रोच होती है। अगर ये क्वेश्चन कहीं कवर हुआ है तो मैं इसके डिटेल्स में वहाँ पे डिटेल में समझा दूंगी, या नहीं जितने भी ये टर्म होते हैं किसी एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फास्टेस्ट मेथड ऑफ पैटर्न मेकिंग इज। फास्टेस्ट मेथड मतलब सबसे तेज पैटर्न बनाने की विधि कौन सी है? सबसे तेज पैटर्न बनाने की विधि होती है, पहला ऑप्शन है फ्लैट पैटर्न, दूसरा है ड्राफ्टिंग ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज ड्रेपिंग, फोर्थ ऑप्शन इज रिवर्स इंजीनियरिंग। हिंदी में भी यही होता है। क्या सबसे तेज विधि पैटर्न मेकिंग बनाने की जो होती है वो होती है फ्लैट पैटर्न मेकिंग। कौन सी होती है? फ्लैट पैटर्न मेकिंग। और सबसे पुरानी जो है वो है ड्रेपिंग। सबसे पुरानी जो पैटर्न मेकिंग बनाने की है वो है, पुरानी की मैं बात कर रही हूँ, वो है ड्रेपिंग। नेक्स्ट है AATCC स्टैंड फॉर। AATC का फुल फॉर्म क्या है इसमें ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन इज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट, थर्ड ऑप्शन इज एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन टेक्सटाइल्स कलर्स एंड केमिस्ट, फोर्थ ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। तो जो AATC का फुल फॉर्म होता है ये होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। ए ऑप्शन इज राइट। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? A step in management process which consists of series of individual purposive decision which follow a sequence in a pattern। क्वेश्चन को समझिएगा, ये स्टेप मैनेजमेंट स्टेप का है, हिंदी में समझा देते हैं। प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सहप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। कौन सी जो प्लानिंग मैनेजमेंट की कौन सी ऐसी स्टेप है जिसमें सप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप अनुकरण करती है? पहला ऑप्शन नियोजन प्लानिंग में, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आयोजन करने में, सी ऑप्शन इज कोऑर्डिनेशन समन्वय करने में, डी ऑप्शन इज मूल्यांकन इवैल्यूएशन करने में। किसमें होता है ये करते हैं नियोजन में, प्लानिंग में। किसमें करते हैं? नियोजन में। निर्णय श्रृंखला का अनुक्रम अथवा प्रतिरूप, जब प्लानिंग करते हैं किसी चीज की सीरीज, इसको बोलते हैं ना, प्लानिंग को बोलते हैं सीरीज ऑफ डिसीजन, निर्णयों की एक प्रक्रिया, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डिसीजन भी बोलते हैं, और मतलब वो डिफिनेशन ही होती है। तो ये होता है प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर थ्योरीज। यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर की थ्योरी कौन सी है? पहला है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव मानवतावादी, दूसरा है सोशियोबायोलॉजी सामाजिक, थर्ड है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी पारिस्थितिकी तंत्र, डी है सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो जो यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर जी ने थ्योरी दी है, ये दी है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। कौन सी है? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग फंक्शनल लिटरेसी एमंग एडल्ट इज। मतलब क्या है फंक्शनल लिटरेसी एमंग द एडल्ट के साक्षरता के प्रमोट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? क्या पूछ रहा है? प्रौढ़ के बीच प्रक्रियात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, सेकंड ऑप्शन है सर्व शिक्षा अध्ययन कार्यक्रम, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय साक्षरता प्रोत्साहन कार्यक्रम। तो प्रौढ़ों के बीच प्रक्रियात्मक साक्षरता को बढ़ाना, एडल्ट के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? ये किया गया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर जनसंचार में PSA का तात्पर्य है। PSS का तात्पर्य होता है जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन में। किसका PSS का मतलब क्या होता है मास कम्युनिकेशन में? इसका मतलब पहला ऑप्शन है पब्लिक सर्विस असेसमेंट, सेकंड ऑप्शन होता है पब्लिक
सर्विस अनाउंसमेंट, थर्ड ऑप्शन इज पब्लिक सर्विस एक्सेस, फोर्थ ऑप्शन इज पब्लिक सर्विस अकाउंट। तो पीएस का जो मतलब होता है पब्लिक सर्विस एक्सेस, पब्लिक सर्विस एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा यथार्थता के स्तर में वृद्धि उत्पन्न करता है। अल्फा इंग्लिश में समझ सकते हैं आप लोग, एन इंक्रीज इन द अल्फा द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, रिसर्च का क्वेश्चन है। अल्फा जब इंक्रीज होता है तो कौन सा सिग्निफिकेंस होता है? पहला ऑप्शन एन इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, अगर मतलब टाइप 1 एरर की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज अ डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर 2, अगर जो टाइप 1 एरर होने की संभावना होती है वो क्या होती है, घट जाती है। थर्ड ऑप्शन है नो चेंजेस इन एनी टाइप ऑफ 1 एंड टाइप 2 एरर, कोई बदलाव नहीं होता ना तो टाइप 1 एरर में ना तो टाइप 2 एरर में। थर्ड लास्ट ऑप्शन इट इज अ डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर टू अकर एंड द इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछ रहा है टाइप 1 एरर में संभवतः घट जाता है एंड दूसरा क्या कह रहा है और टाइप एरर में घट जाता है। तो कौन मतलब टाइप 1 एरर में घट जाता है और टाइप 2 एरर में बढ़ जाता है। क्या होता है जब अल्फा लेवल इंक्रीज होता है? ये होता है एन इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। अगर जब अल्फा लेवल इंक्रीज होता है तो टाइप 1 एरर की होने की चांस ज़्यादा होने की चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन था, टाइप 1 त्रुटि होने की प्रायिकता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग ऑफ द कट फ्रूट्स। कौन से फैक्टर जो हैं प्रभावित करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं कि जब फ्रूट कट करते हैं तो क्या होते हैं, भूरे हो जाते हैं। कौन से ऐसे जो ऑप्शन में उत्तरदायी हैं फैक्टर कि जो जब फ्रूट कट करते हैं तो ब्राउन हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड है फिनोलिक कंपाउंड, थर्ड है एंजाइम, फोर्थ है ऑप्टिमम पीएच, मतलब एक नॉर्मल पीएच। हिंदी में भी यही होगा, ऑक्सीजन, फिनोलिक कंपाउंड, एंजाइम, ऑप्टिमम पीएच। तो यहाँ पे जो कोड्स दिए गए हैं कि इन चारों ऑप्शन में कौन कौन से सही हैं, तो इसमें कौन कौन से सही हैं? आप जब फ्रूट को कट करते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से भी ब्राउन होता है, फिनोलिक कंपाउंड तो होता ही होता है, एंजाइम की वजह से भी होता है, क्योंकि जब आपने कभी आलू देखा, आलू कट किया और सेव किया हो तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम की वजह से क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। ऑप्टिमम पीएच की वजह से भी होता है। तो ये होता है ऑल ऑफ दी, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, चारों की वजह से होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, जर्मिनेशन। मैं एक ऑप्शन इसलिए तो समझा रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पेपर सॉल्व करिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, जर्मिनेशन इनहेंस फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। जर्मिनेशन अंकुरीकरण किस न्यूट्रिएंट को बढ़ा देता है? जब अंकुरण होता है तो जो ऑप्शन में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी मात्रा बढ़ जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन पी, सेकेंड ऑप्शन इज विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन इज प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट। अब कोर्स में करना है कि किसमें क्या क्या बढ़ जाता है, आप लोग कोशिश करिए क्या क्या बढ़ जाता है। पहला, ये विटामिन बी इंक्रीज होता ही होता है, क्योंकि जहाँ तक आप जब भी स्प्राउट करते हो सीरियल्स या पल्सेस से ज़्यादा स्प्राउट होते हैं तो उसमें क्या होता है, विटामिन बी ऑलरेडी होता है, तो विटामिन बी क्या होता है, इनहेंस हो जाता है। उसके बाद विटामिन सी तो हो ही जाता है, कितने गुना बढ़ जाता है, 3 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर जिस जर्मिनेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, 3 गुना उसके क्या होते हैं, विटामिन सी मात्रा बढ़ जाती। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, प्रोटीन वही रहता है, कार्बोहाइड्रेट भी वही रहता है। डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है, मतलब जो पाचनशीलता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें पहला दूसरा ऑप्शन कौन सा है, ये है बी, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज राइट। 13 नंबर क्वेश्चन, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर पेप्टिक अल्सर आर। मतलब इटियोलॉजिकल
होता है। पेप्टिक अल्सर के क्या कारण होते हैं? पेप्टिक अल्सर के क्या कारण होते हैं? पहला ऑप्शन है, ये कूट वाले हैं सारे, ध्यान से पढ़िए समझिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण की वजह से, सेवन की आदतें, थर्ड ऑप्शन बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का स्तर, फोर्थ ऑप्शन शारीरिक व्यायाम की कमी, फिफ्थ ऑप्शन पैतृक कारक। कौन कौन से कारक होते हैं इसमें? पहला होता है, ये तो होता ही है, पेप्टिकल हेलिकोबैक्टर पायलोरिक इन्फेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन में। अच्छा, ये जो सॉल्व किए जाते हैं ये ऑप्शन से आके सॉल्व किए जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। अब तीनों में से चूज करना। ईटिंग हैबिट की वजह से भी होता है, सेकंड ऑप्शन। फोर्थ, फिर या तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है या तो फिफ्थ। तो थर्ड ऑप्शन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से नहीं होता है ये। फोर्थ, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से पेप्टिक अल्सर नहीं होता है। फिफ्थ ऑप्शन हेरिडिटी फैक्टर, हाँ ये हेरिडिटी फैक्टर से होता, अनुवांशिक की वजह से होता है, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हेलिकोबैक्टर पायलोरिक इन्फेक्शन की वजह से होता है, ईटिंग हैबिट की वजह से होता है, फिफ्थ है हेरिडिटी फैक्टर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल कंस्ट्रक्शन? टूल बुनाई का निर्माण करते हैं तो कौन कौन सी ये इसमें डिजाइन आती है या बीबिंग दी गई है, तो कौन कौन सी बीबिंग टूल बीबिंग में होती है? फर्स्ट ऑप्शन है डायपर, सेकंड ऑप्शन है हॉपसैक, हिंदी में भी वही होता है। जो मैं क्वेश्चन वही रीड कर रही हूँ कि जो हिंदी इंग्लिश बोथ वही होता है। जैसे हिंदी में यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिखा दूंगी, है ना। वीडियो जब ड्रैग करेंगे तो 1 मिनट के लिए रोक देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ ऑप्शन में राइट रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, इसका आपको रिवाइज करने का भी टाइम मिल जाएगा अगर हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन में आंसर रहेंगे डायपर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हॉपसैक, थर्ड ऑप्शन इज डायमंड, फोर्थ ऑप्शन इज हेरिंग बोन, फिफ्थ ऑप्शन इज हैका बैग। जो टूल बीब होती है वो डायपर भी होती है, डायपर बीब टूल बीब होती है, हॉपसैक टूल बीब नहीं है, डायमंड जो है ये टूल बीब है, हेरिंग बोन टूल बीब, हेरिंग बोन को तो टेल बोन कहते हैं, हैका बैग टूल बीब नहीं है। डायपर, डायमंड, हेरिंग बोन, तो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन किस में जा रहा है? ये जा रहा है बी ऑप्शन में। कौन कौन सी टूल बीब होती है? वो होती है डायपर, डायमंड, हेरिंग। ये दोनों बीब कौन सी होती है? हॉपसैक बीब जो होती है, बता देते हैं आप लोग। हॉपसैक बीब जो होती है ये होती है बास्केट बीब होती है। कौन सी बीब होती है? ये होती है बास्केट बीब। बास्केट बुनाई होती है ना, कौन सी बोलते हैं बास्केट बुनाई। और ये हैका बैग जो होती है इसको हनी कॉम्ब बीब भी बोलते हैं, हनी कॉम्ब बीब। मेनली जो हनी कॉम्ब बीब जो होती है ये टॉवल वॉल के लिए होती है, जिसके ऑब्जॉर्बेंसी मतलब जिस चीज़ को सोखने की क्षमता बढ़ाना जाता, अशोषकता को बढ़ाने के लिए हैका बैग बीब यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तीनों तो आपके डायपर, डायमंड क्या थे? ये टूल बीब है। 15 नंबर क्वेश्चन, क्रीज रेजिस्टेंट डिपेंड ऑन व्हिच द फॉलोइंग? हिंदी में समझ लेते हैं क्योंकि टेक्सटाइल थोड़ा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए डिफिकल्ट होती है, लेकिन जनरली जो होता है टफ लगती है। सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे मैंने देखा है कि लोगों को टफ लगती है। देखते हैं, निम्नलिखित में से किन घटकों पर सिलवट क्रीज पड़ना निर्भर करता है? मतलब यहाँ पे सिलवट की क्रीज रेजिस्टेंट की बात हो रही, किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है अभिविन्यास की कोटि पर, सेकंड ऑप्शन है क्रिस्टलीनता या स्फटिकता की कोटि पर, थर्ड ऑप्शन इस तनाव की मात्रा पर, फोर्थ ऑप्शन है बंधनों की घनत्व पर। देखते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन, क्रीज रेजिस्टेंस की बात हो रही है। डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, थर्ड इज अमाउंट ऑफ टेंशन, फोर्थ इज डेंसिटी ऑफ बॉन्ड। ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन पर, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी पर,
डेंसिटी ऑफ बॉन्ड पर। टेंशन पे कोई मतलब नहीं होता। जब क्रेज रेजिस्टेंस की बात होती है तो वहाँ पे सिकुड़ने की क्षमता की जब बात होती है तो टेंशन वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके घनत्व कितना उस बॉन्ड के बीच में, कर्सनैलिटी कितनी है, उसका ओरिएंटेशन कितना है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन किसमें है? फर्स्ट सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, Which of the following are non-conventional energy sources? Conventional energy sources कौन कौन से नहीं है? नॉन नहीं है, पूछ रहा है which are the non-conventional energy resources, कौन कौन से, हिंदी में एक बार पढ़ देते, कौन कौन से अनौपचारिक ऊर्जा साधन है। पहला अनौपचारिक ऊर्जा साधन है सौर ऊर्जा, सोलर पावर। सेकंड, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। थर्ड ऑप्शन है समुद्री ऊर्जा, ओशियन एनर्जी। फोर्थ ऑप्शन है भू ऊष्मिक ऊर्जा। फिफ्थ ऑप्शन है पेट्रो रसायन ऊर्जा। कौन कौन सा है जो अनौपचारिक ऊर्जा होती है? वो होती है आपकी पहली सौर ऊर्जा, सोलर, अनौपचारिक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात कर रहा है, सोलर एनर्जी। पवन ऊर्जा कन्वेंशनल होती है। फिर ये आपकी होती है सेकेंड, नहीं, पवन ऊर्जा आपकी अनौपचारिक होती है। अगर सोलर ऊर्जा हो रहा है, आते हैं इंग्लिश में आते हैं थोड़ा, कहाँ है क्वेश्चन, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होता है, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, ओशियन एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है। पेट्रोकेमिकल एनर्जी नहीं होती, केमिकल की बात आ रही है, पेट्रोकेमिकल एनर्जी नहीं होती। देखिए ये सब जितने नॉन कन्वेंशनल नेचर से हैं, सोलर, विंड, ओशियन, जियोथर्मल, जियो मतलब होता है भू से, भू भाषा पे क्या लिखा था हिंदी में उसका मतलब। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशियन एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, आइडेंटिटी स्टेटस समराइज बाय द मराइका 1980। आइडेंटिटी स्टेटस पहचान की जो स्तर होता है वो किसके, मराइका द्वारा क्या दिया गया था? पहला है आइडेंटिटी अचीवमेंट, मोरेटोरियम सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आइडेंटिटी फोरक्लोजर। फोर्थ ऑप्शन आइडेंटिटी इल्यूजन। देखते हैं हिंदी में। मार्मिया के संक्षेप में प्रस्तुत व्यक्तित्व परिस्थितियां क्या थी? पहला है व्यक्तित्व उपलब्धि, सेकंड है मोरेटोरियम अध्यस्तगन, व्यक्तित्व अग्र समापन, व्यक्तित्व भ्रांति। आप लोग थोड़ा इंग्लिश में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाएंगे। हिंदी थोड़ा सा, अगर जो नेट का पेपर होता है, जैसे नेट का, होम साइंस का, कंपेयर देन हिंदी के इंग्लिश जो होती है वो इजी होती है। हिंदी जो टर्म होते हैं क्योंकि वो गूगल से ट्रांसलेट होते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, समझ में ना, आपको आती हुई भी चीज़ें क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो इसमें जो मराइका ने दिया था वो दिया था आइडेंटिटी अचीवमेंट, मोरेटोरियम दिया था एंड दिया था आइडेंटिटी फोरक्लोजर। आइडेंटिटी इल्यूजन नहीं दिया उन्होंने। तो तीनों ऑप्शन किस में आ रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, पार्टिसिपेटिंग प्लानिंग इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एम्प्लॉयज। देख लेते हैं। सामुदायिक विकास में सहभागी नियोजन निम्नलिखित का उपयोग करता है। सामुदायिक विकास में सहभागी नियोजन निम्नलिखित का उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है सहभागी अधिगम, सेकंड ऑप्शन है सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है सहभागी कार्रवाई, फोर्थ ऑप्शन है निष्क्रिय सहभागिता। क्या करता है इसमें? पार्टिसिपेटरी लर्निंग होती है, बिल्कुल होती है पार्टिसिपेटरी लर्निंग। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में कम्युनिटी डेवलपमेंट पार्टिसिपेटरी लर्निंग होती ही होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। सेकेंड है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, बिल्कुल होता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल होता है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग भी होती है। नेक्स्ट थर्ड है पार्टिसिपेटरी एक्शन, हाँ पार्टिसिपेटरी एक्शन भी होता है। वो तो पैसिव पार्टिसिपेट, पैसिव मतलब होता है कि इनडायरेक्ट वे में काम करना, मतलब वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है, गाइड कर रहा है, ये ऐसे नहीं होता। यहाँ पे जो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन होता तो ये राइट होता, लेकिन यहाँ पे पैसिव हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन किस में है? ए बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन राइट है।
पार्टिसिपेटरी लर्निंग, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, पार्टिसिपेटरी एक्शन। अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो यहाँ मैं थोड़ा वीडियो को ड्रैग कर दे रही हूँ, देख लीजिएगा धीरे धीरे कि क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा, फिर ऑप्शन आप वहाँ देख ही लेंगे तो आप यहाँ पे पेपर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो ज़्यादा अगर कर देंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं हर ऑप्शन को इसलिए क्लियर कर देती हूँ कि एज इट क्वेश्चन ऐसे नेट में नहीं आएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इर्द गिर्द आएंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑलवेज, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया जो हमेशा कैसी होती है? पहले सिस्टमैटिक, व्यवस्थित होती है। दूसरी इंटेंशनल, जानबूझ के होती है। थर्ड है इंटरेक्शनल, अंतर व्यक्तित्व होती है। फोर्थ है फंक्शनल, कार्यात्मक होती है। कैसी ये होती है? सिस्टमैटिक होती है और होती है फंक्शनल। इंटेंशनल एंड इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन किसमें? डी में। हिंदी में भी दिखा देते, क्वेश्चन को पूछ रहा था संचार प्रक्रिया सदैव किस प्रकार की होती है? तो पहली होती है व्यवस्थात्मक होती है और कैसी होती है? कार्यात्मक होती है। संप्रदाय पारस्परिक क्रिया नहीं होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थता के कई स्क्वायर परीक्षण में किन मान्यताओं को पूरा किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है ये आंकड़े सातत्य होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन आंकड़े आवृत्तियों में हों। सी ऑप्शन है समस्त प्रेक्षण स्वतंत्र हों। डी ऑप्शन प्राप्त आवृत्तियां सभी कोष्ठकों में एक समान हों। सी ऑप्शन आंकड़े डेटा अनुपात पैमाने में हों। थोड़ा सा ये नेट का पेपर थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा बोरिंग फील होता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, देखना तो मतलब पढ़ना तो उसके सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है, बोर हो जाना होता है, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं बहुत ऑप्शन दिए रहते हैं, उसी में से सेलेक्ट करना होता है। चलिए देखते हैं। ये पूछा था काई स्क्वायर टेस्ट। हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी, मैंने बोला था स्टार्ट वाले क्वेश्चन में तो और ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस पूछ रहा था काई स्क्वायर टेस्ट का, कि काई स्क्वायर टेस्ट का महत्व क्या होता है। पहला इस पे पूछा था डेटा शुड बी कंटिन्यूअस, डेटा शुड बी कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही बात है। डेटा जो होता है कंटिन्यूअस, डेटा शुड बी कंटिन्यूअस। सेकेंड ऑप्शन डेटा शुड नॉट बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, डेटा लगातार कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। सेकेंड है डेटा हैज टू बी इन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल है, बारंबारता में डेटा जो होता है बारंबारता फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। ऑल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जो डेटा लिया गया है, जो ऑब्जर्वेशन किए हैं वो कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। डिपेंडेंट नहीं, आश्रित नहीं होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। नेक्स्ट है दो ही सेलेक्ट करना था, पढ़ लेते हैं। ऑप्टेन फ्रीक्वेंसी इक्वल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ आ गई थी। डेटा हैज टू बी इन रेशियो स्केल में नहीं होता है। तो ये है बी एंड सी ऑप्शन इज राइट। डेटा हैज फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होने चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन, ऑयल रिच इन मीडियम चेन ग्लिसराइड शुड बी प्रेफर्ड फॉर कुकिंग फूड। ऑयल रिच इन मीडियम चेन ग्लिसराइड हिंदी में यही होगा, मध्यम से ट्राइग्लिसराइड की जो श्रृंखला होती है वो किस में कुकिंग करते टाइम रिच होती है। नेक्स्ट है, समझा देते हैं हिंदी में, थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। जिन तेलों में मध्यम चेन ट्राइग्लिसराइड अधिक मात्रा में है, भोजन पकाने के लिए उसे पसंद करना चाहिए। कि जब ट्राइग्लिसराइड की अधिक मात्रा में हो तो उसे भोजन पकाने के लिए पसंद करना चाहिए, सही बात है। जिसमें मीडियम चेन ग्लिसराइड होता है अधिक मात्रा में, उसे भोजन पकाने के लिए सही है। MST रक्त में LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करते हैं। जो MCT है मीडियम चेन ग्लिसराइड, ब्लड में LDL की कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की, LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल मात्रा को कम करते हैं। और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालते।
तो ये तो इतना तो सही है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो मीडियम चेन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करते हैं, बिल्कुल ए दोनों सही हैं, ए एंड दो सही हैं। एंड क्या कह रहा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालते, बिल्कुल सही बात है। आर जो है ए का सही वर्णन है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, किशोर लड़कों की दैनिक लौह आयरन आवश्यकता किशोरियों से ज़्यादा होती है। सही बात है, किशोर, अच्छा ऐसे तो कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्या बॉयज को ज़्यादा नीड होती है क्या? हाँ, अगर आरडीए की बात होती है तो आरडीए की यहाँ बात पूछी जा रही है, तो किशोर लड़कों को दैनिक आहार में लौह आयरन किशोरियों से थोड़ी ज़्यादा होती है। सही बात है, ये सही है। किशोर लड़कों का स्नायु मास, मसल्स मास बोलते हैं स्नायु मास की, उसी वय की किशोरियों से ज़्यादा होती है। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। जो मसल्स मास होते हैं ना, मसल्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर देन लड़कियों के लड़कों में, तो ए भी सही है। और उसी वय को किशोरियों से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है, ए एंड आर सही है और ए का सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार में सोडियम का प्रतिबंधन करना चाहिए। उच्च रक्तचाप में मतलब हाई ब्लड प्रेशर में रोगी के आहार में सोडियम का प्रतिबंधन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, रोक देना चाहिए। आई थिंक प्रतिबंधन मीन्स रिस्ट्रिक्शन ही होता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या था? 23 नंबर क्वेश्चन, इट इज एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट सोडियम इन द डाइट ऑफ हाइपरटेंशन, बिल्कुल सही है। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट आर गिवन इन ओल्गोरिया में सोडियम की मात्रा को कम कर देना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं क्या था, ये रहा कि ओल्गोरिया में सोडियम प्रतिबंध आहार कम कर देते हैं, बात सही है, लेकिन ये है कम कर देते हैं आहार में सोडियम प्रतिबंधित आहार कम कर देते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं, प्रतिबंध नहीं लगाते हैं कि जैसे उच्च रक्तचाप में एकदम देना ही बंद कर देते हैं, लेकिन अल्पमूत्रा ओल्गोरिया में क्या करते हैं, कम देते हैं। तो ए एंड बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इसका ए आर सही है, परंतु आर सही का स्पष्टीकरण नहीं है कि अल्पमूत्रा में दे देने की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के पहनने के लिए सूती कपड़ा सर्वाधिक उपयुक्त होता है, मतलब इन्फेंट को पहनने के लिए जो कॉटन ड्रेस होती है, कॉटन कपड़ा होता है, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। एकदम सही बात है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा होता है, कॉटन ड्रेस ही होती है। सूती कपड़ा सर्वाधिक अवशोषक, धुलाई सह योग्य और श्वसन योग्य कपड़ा होता है, बिल्कुल होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है, धुलाई आसानी से कर सकते हैं, श्वसन मतलब ब्रीदेबल होता है, ब्रीदेबल मतलब कपड़े में ब्रीदेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो ए एंड दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो ए एंड आर बोथ आर राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भी क्वेश्चन में अगर आप लोग कहीं प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please don't forget to like, subscribe, share Crack Science channel. Thank you.